ना उरले મારી પાસે બુક નંબર નથી બહાર કામ છું 29 ચેપ્ટર હતું 29। कॉकपिट वायु ये सब पूरा हो गया था क्या? कहाँ थे हम लास्ट में, कौन बताएगा? पेज 122 से सर। वन दूध 122। સર, એ દૂધ તેની બનાવટ કેટલી ઉપયોગી છે એ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. ओके, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर आए હા, तो काफी हमारा टॉपिक काफी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आज तक हमने टॉपिक्स के ऊपर ही चर्चा की है, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर कितना अमल किया, कितनी समझ है, उसके ऊपर हम कभी क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। तो ये पुस्तक के टॉपिक पूरा हो जाएंगे, अलग अलग बीमारियों के ऊपर हम कैसे एडवाइस किया जाए उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिर लास्ट में आप सब लोगों को जो जिसको जिसके टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए बोला जाएगा उसको वो बोलना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आपको रखनी है, क्योंकि आप एक्सपर्ट तभी माने जाएंगे जब आप कोई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति आपको कोई टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए बोले तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो परीक्षा में ये भी आपकी देखी जाएगी, सिर्फ रिटन टेस्ट से आप पास नहीं होगे, आपको सर, हर चीज के ऊपर थोड़ा बोलना पड़ेगा। ओरल एग्जाम में भी पास होना जरूरी है। नॉर्मली टॉपिक्स क्या होंगे वो थोड़ा। नहीं, ये अपने पुस्तक वाले ही होंगे। अच्छा। हम्म। तो हर चीज हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करती है उसके बारे में आपको थोड़ा तो उसके ऊपर कुछ लिख सको, बोल सको, इतना तो होना चाहिए। कम से कम 50% तो होने चाहिए, 50 से कम हो गए तो नहीं चलेगा। तो पासिंग मार्क्स आपके 50% रहेंगे। अब डेयरी डेयरी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे तो डेयरी प्रोडक्ट एनिमल के दूध के पर ही बात चली जाती है। अपने वीडियो ऑन रखो, जो लोग ऑनलाइन है, कम से कम मुझे आपके फेस दिखाई दे तो मुझे बोलने में भी थोड़ा अच्छा रहे। नहीं तो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के बोलने में मजा नहीं आती है। आप लोगों के सामने जब देखता हूँ आपके हाव भाव
देखता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं बोलता हूँ उसके एक्सप्रेशन भी आपके चेहरे पे आते हैं। मैं कोई सवाल भी करता हूँ तो आप हाँ या ना भी अपना हेड को घुमा के भी रिप्लाई देते हो, तो मुझे लगता है कि भी आप सुन रहे हो। तो डेयरी प्रोडक्ट की जब बात आती है तब हमको पहला माइंड में ही आता है कि गाय भैंस का दूध और उसकी बनावट। दूध में से चाय, कॉफी, दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, पनीर से लेके चीज से लेके कई प्रकार की चीजें डेयरी प्रोडक्ट से बनती है। तो हमारे लिए डेयरी प्रोडक्ट कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, तो इससे हमको फायदा हो नुकसान ना हो, उसके ऊपर थोड़ा हम फोकस करना चाहेंगे। उसकी जो हम मानते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूध एक ऐसी चीज है, इस धरती का अमृत है। भगवान ने जितने भी प्राणी के बच्चे पैदा करने की जो व्यवस्था बनाई है, तो हर बच्चे को जन्म के साथ सस्टेन होने के लिए, उसकी मृत्यु न हो जाए और उसका ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ जो है वो फास्ट रहे, वो उसका जो माँ बाप है बच्चे के, किसी भी प्राणी के, वो जो भोजन खाते हैं, वो भोजन खाने की शक्ति और डाइजेस्ट करने की शक्ति न आ जाए तब तक उसको उनकी माँ के दूध पे रहने की व्यवस्था ईश्वर ने खुद ने की है। देखो, ये दुनिया में पूरी प्रकृति को आप देखोगे, वनस्पति से लेके जीव जंतु तक, प्राणी से लेके मांसाहारी प्राणी से लेके शाकाहारी प्राणी से लेके जमीन पे रहने वाले प्राणी से लेके पानी में रहने वाले प्राणी, सबके लिए अपने जीवन को बचाने के लिए, उसकी वंशावली चालू रहे, इसके लिए इस सब अरेंजमेंट बहुत अद्भुत तरीके से ईश्वर ने डिजाइन की हुई है। ईश्वर इतना स्मार्ट है प्लानिंग में, डिजाइन में, प्रोग्रामिंग में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना होशियार ईश्वर है। तो किसी भी प्राणी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम वो प्राणी जो खुराक डेली भोजन करता है, खाता है, वो भोजन उसका बच्चा जन्म लेने वाला नहीं खा सकता, उसकी शक्ति नहीं होती है। तो वो उनके माँ बाप की तरह भोजन खाने की ताकत न आ जाए उनके अंदर, उसका विकास न हो जाए, तब तक उसको दूध पे रखने की व्यवस्था। तो दूध प्राणी के शरीर में पैदा होता है, और यहाँ हम डेयरी प्रोडक्ट में प्राणी प्राणी जन्य दूध की बात कर रहे हैं। अब तो वेगन मिल्क भी आ रहा है। वेगन में प्राणी की प्रोडक्ट नहीं होती है, वेजिटेरियन मिल्क कहते हैं उसको, वेजिटेबल्स में से बनाया हुआ मिल्क, वेजिटेरियन मिल्क। इसमें प्राणी का कोई नहीं होता है पोर्शन, वनस्पति जन्य दूध। तो इसके ऊपर एक अलग चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी जो टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट, जो प्राणी दूध के बारे में। दुनिया में कई ऐसे संगठन हो चुके हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं वेगन बनो, और वेगन वाले तो प्राणी के दूध के अलावा दूध की कोई भी प्रोडक्ट से लेके
दूसरी प्राणी के शरीर में पैदा होने वाली चीजें को भी खाने के लिए मना करते हैं। और रीजन क्या देते हैं? हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग तो शहद यानी हनी, मध मध को भी खाने के लिए मना करते हैं, वेगन वाले। अंडा खाने के लिए मना कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के लिए मना कर रहे हैं। इवन वेगन लोग तो इतने ज्यादा वेगनिज्म में मानते हैं कि अपने घर में भगवान का मंदिर है तो दिया जो करने का होता है, तो वो इसमें घी का भी प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग। वो तेल का करेंगे। हाँ, यहाँ आई बात, लेदर का भी प्रयोग करने से मना कर रहे हैं। इतने सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। तो ऐसे बड़े बड़े संगठन है। एक अमेरिका में सबसे बड़ा संगठन है वर्ल्ड वेगन विजन, ऐसी संस्था है। उसके स्थापक डॉक्टर शाह करके थे, भारत के ही है, NRI। उनके गुजरात चैप्टर के डॉक्टर नितिन शाह, वो जब भी यहाँ अहमदाबाद आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए समय मांगते हैं। वो कहते हैं कि राजेश भाई आप हमारी संस्था के साथ जुड़ जाओ, तो मैं मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वेगनिज्म में भगवान कृष्ण का विरोध आ जाता है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बनाई है तो उसको वो मानते हैं, गीता को एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान की लीलाएं, दूध दही की लीलाएं की थी, उसके लिए विरोध करते हैं। हाँ, 10 साल पहले हम भी ऐसा, जो न्यू डाइट सिस्टम वाले बीवी चौहान साहब के साथ जुड़े थे, तो वो बोलते थे डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेनी है, छोड़ देना है, वो तो जहर है। दूध को वो लोग खुलेआम कहते हैं जहर है। तो कई बार मेरी बहस हो जाती थी उन लोगों के साथ भी, आप दूध को जहर कह रहे हो, तो दूध जहर है तो बच्चा दूध पीता है तो मर क्यों नहीं जाता है? बच्चा तो उसका ग्रोथ हो जाता है, बच्चा जी लेता है, मरने से बच जाता है माँ का दूध पी के। तो आप दूध को जहर नहीं कह सकते। तो वो आज भी NDS वाले, न्यू डाइट सिस्टम वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग आपको डेयरी प्रोडक्ट के लिए मना करेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए कौन सी काम की है, कौन सी नहीं काम की है, किस तरह लेनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा समझेंगे। वो लोग मना इसीलिए कर रहे हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट से बीमारी में से जल्दी बाहर नहीं आ सकते, बीमारी में फंसते हैं लोग। उनकी बात सही है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन से, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की जितनी भी बाजार में मिलने वाली चीजें हैं, दूध से लेके, दही से लेके, चीज से लेके, पनीर से लेके, सारी भेड़सेड़ वाली ही, भेड़सेड़ युक्त ही है। कचर पट्टी ही ज्यादा मिल रही है, सही नहीं मिल रहा है। तो एक बाजू हमारा सनातन धर्म गौ माता की सेवा करने के लिए बोल रहा है, और गौ माता के अंदर 33 करोड़, 33 कोटि देवताओं का वास है, ऐसा मानते हैं। और दूसरी और वेगन वाले और NDS वाले डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हमको कहाँ जाना चाहिए? किसी एक के साथ जाओगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। हमको दोनों में से जो रियलिटी है, सही जो बात है, उसको समझ के उसके साथ चलना है। दोनों का, किसी का विरोध नहीं करना है। उन दोनों लोगों को जो डेयरी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो डेयरी का उपयोग करने वाले हैं, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों की सोच में गलत है, उनके मान्यताओं में गलतियां हैं। उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ। तो
तो दूध इस धरती का अमृत है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझने का प्रयत्न करना है। तो बच्चा के लिए उनकी माँ का दूध का प्रोविजन भगवान ने इसीलिए किया कि बच्चे की माँ जो भोजन खाती है वो भोजन उसका बच्चा जन्म के समय बच्चा है तब तक नहीं खा सकता है, इसीलिए उसको जिंदा रहने के लिए उसका भोजन चाहिए। तो उनके लिए भोजन बनाया है दूध के फॉर्म में। हर प्राणी के दूध की क्वालिटी अलग अलग होती है और दूध के अंदर भोजन के साथ प्राणी के स्वभाव का गुण धर्म भी दूध के साथ होता है। एक मांसाहारी प्राणी का बच्चा जब दूध पीता है तो उनके स्वभाव में मांसाहारी प्राणी का जो स्वभाव है वो भी गुणधर्म के साथ, दूध के साथ वो गुणधर्म उनके शरीर में आता है। भोजन स्वभाव तय करता है। कल के लेक्चर में, कल दूसरी बैच का लेक्चर था तो इसमें भी ये बात की चर्चा मैंने की थी। विश्व होमियो फाउंडेशन और लकुलिस के साथ एक स्पेशल बैच चलती है, उसका लेक्चर कल था। उनके लेक्चर मंगल और गुरु के दिन होते हैं, हमारी लकुलिस वाले बुध और शुक्र के दिन होते हैं। तो भोजन कैसे इफेक्ट करती है, तो हमारे अनुभव में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति पकाया भोजन खाता है, एसिडिक भोजन खाता है, उनके स्वभाव में लालच, मोह, माया, लोभ सब कुछ रहता है, आता है। कलयुग की ये निशानी है। अच्छा, एनडीएस करने वाले कच्चा भोजन जब करते हैं तो कच्चा भोजन खाने वाले व्यक्ति के अंदर से लालच, लोभ, मोह, माया कम होने लगती है। और हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे कि कई सरकारी अधिकारी जो बिना करप्शन अपनी फाइल के ऊपर लिख के दूसरे टेबल पे भेजना चाहिए वो काम बिना पैसे करते ही नहीं थे, उनका स्वभाव हो गया था। लेकिन उन लोगों ने जब रॉ फूड खाना शुरू किया, बिना पकाया भोजन जब शुरू किया खाना, तो सात्विक फूड के कारण उनके स्वभाव में चेंज आ गया। और उन्होंने सेमिनार में खड़े होके ऐसा डिक्लेयर किया था कि पहले हम बिना करप्शन कोई काम नहीं करते थे, अब हम करप्शन क्या सोचते हैं तो हमको गिल्टी फील होती है कि हमने ये भोजन के कारण इतने गंदे काम किए हमने। तो अभी वो करप्शन लेने के लिए राजी नहीं है, सात्विक हो गए लोग कि भाई नहीं, स्वभाव चेंज हो गया उन लोगों का। तो मांसाहारी प्राणी का स्वभाव, शाकाहारी प्राणियों का स्वभाव में अंतर तो रहेगा ही, भोजन अलग है। अब दूध को मांसाहार कहा जाए या वेजिटेरियन कहा जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होती रहती है। कई लोग बोलते हैं नॉन वेज में गिनो, कई लोग कहते हैं वेज में गिनो। तो यहाँ मुझे तो इतना पता चलता है कि जो प्राणी वेजिटेरियन है उसका दूध वेजिटेरियन है, जो प्राणी मांसाहारी है उसका दूध मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, उनका नहीं खाना चाहिए। वेजिटेरियन का प्राणी का दूध है, वेजिटेरियन है, तो दूध का इस्तेमाल किसको करना चाहिए, तो उसके बच्चे को करना चाहिए। क्यों, उसके स्वभाव की जरूरत है उसको। अब हमारे देश में गाय और भैंस दो प्राणी सबसे ज्यादा पाले जाते हैं। मान लो आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, रास्ता छोटा सा है, सिंगल लेन है, रोड की चौड़ाई कम है, आपकी एक गाड़ी जा सके, इतना छोटा रोड है, आप जा रहे हो और बीच रोड में भैंस जा रही है। अब आपको साइड लेनी पड़ेगी उसको, उनको आपको साइड देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी गाड़ी है, आप जल्दी जा रहे हो। तो आपके आगे भैंस जा रही है, आप पीछे जा रहे हो,
आप कितना भी हॉर्न लगाओगे वो भैंस रास्ता नहीं देगी। उनके पीछे जाके आप टक्कर नहीं लगाओगे ना, तब तक वो रास्ता छोड़ने वाली नहीं है। अब भैंस की जगह मान लो कोई गाय जा रही है, तो आप उनको दूर से भी हॉर्न मारोगे ना, तो गाय अपने आप रास्ता छोड़ देगी और आपको आगे जाने का रास्ता दे देगी। ये दोनों का स्वभाव है अलग अलग। गाय का स्वभाव अलग है, भैंस का स्वभाव अलग है। अब गाय का दूध पिए हुए बच्चे आपको रास्ता दे देंगे, भैंस का दूध पिए हुए बच्चे आपको रास्ता नहीं देंगे। आप चेक कर लेना। हर चीज का गुणधर्म होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है। तो हमारे देश में भैंस से पहले थी ही नहीं। ये यमराजा के साथ भैंस को किसने ज्वाइन कर लिया वो मुझे पता नहीं है। हमारे सनातन धर्म की हजारों लाखों साल से देखो तो गाय की ही बातें हैं, देसी गाय की। भैंस की कहीं बात नहीं है। तो गाय 33 कोटि देवताओं की माता बोली जाती है, उनके अंदर वास है। तो हमारे जीवन में गाय की डेयरी दूध की प्रोडक्ट कैसे उपयोगी है, किस तरह लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो दूध जो है वो अमृत है बच्चों के लिए। बिना दूध उसका ग्रोथ, उसका जो विकास होना चाहिए सारी सिस्टम्स का, सब प्रकार का, वो नहीं होगा। लेकिन वो अपनी माँ का होना चाहिए। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो उसको सीधा गाय का दूध नहीं दे सकते आप, उनकी माँ का ही दूध देना पड़ेगा। और माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो उस केस में बकरी का दे सकते हो, बड़ी गाय का नहीं, क्योंकि वो डाइजेशन होने में भी दिक्कत रहेगी। तो बच्चे के माँ को जब तक दूध आता है तब तक उनकी ही माँ का दूध मिलना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाए फिर दूसरी गाय जैसी प्राणियों का दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 1, 1.5, 2 साल तक तो उनकी माँ का ही दूध, जब तक उसकी माँ की दूध आता है तब तक वो अपनी माँ का ही दूध पिए। अब दूध क्या है, दूध शरीर में जाके कैसे उपयोग में आता है उसको समझना। तो हमारे शरीर को जो चीजें की जरूरत है, चर्बी, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिक ज्यादा क्वांटिटी वाले मटेरियल होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो ये सारी चीजें शरीर के लिए जो चाहिए वो सारे दूध में है, अमृत है बच्चों के लिए। तो सब प्रकार के न्यूट्रिशन, सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से लेके चर्बी से लेके प्रोटीन, सब कुछ दूध में अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब, दूध का जब एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन हो जाता है, खून में जाता है, तो उसका सारा बॉडी में काम में आ जाता है। दूध में फाइबर नहीं होते हैं, सिर्फ फाइबर नहीं होते हैं। लेकिन शरीर को जो दूध में जितनी चीजें हैं वो सब चीजों में एक चीज नहीं होती है, वो है विटामिन्स।
और विटामिन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आपके शरीर को विटामिन B12 चाहिए, विटामिन डी चाहिए, किसी भी प्रकार का विटामिन आपको चाहिए, वो विटामिन्स ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में नहीं होते हैं। तो वेजिटेरियन फूड में विटामिन्स नहीं होते हैं, नॉन वेज फूड में विटामिन्स का सोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी ना आए इसके लिए ज्यादातर एलोपैथी के डॉक्टर आपको नॉन वेज खाने के लिए एडवाइस देते हैं। अब नॉन वेज खाओ तभी विटामिन मिलेंगे, तो बंदर, गेटा बकरा, गाय भैंस, घोड़ा गधेरा को कहां से मिलते होंगे? उसका जवाब उन लोगों के पास नहीं। तो दूध के अंदर शरीर के लिए सब कुछ है, विटामिन नहीं होते। तो विटामिन के लिए क्या? तो बच्चा जब दूध पीता है तो उसका किस तरह शरीर में जाके उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको थोड़ा समझना है। अब मान लो कोई बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी हाइट 1 फीट के आसपास ही होगी, उसका वजन 1 1.5 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो होगा। नया बच्चा जन्म लेता है तो 1 फीट, 1.25 फीट का, 1.5 फीट का होगा। अब ये बच्चा छोटा सा है, जन्म लिया, उसकी माँ का दूध पी रहा है। अब ये बच्चे को हर साल अपनी हाइट डबल करनी है, हर साल। मान लो अभी जन्म लिया 1 फीट का है, दूसरे साल उसको 2 फीट का, 2.5 फीट का हो जाना है, तीसरी साल इससे डबल हो जाना है। हाइट हर साल डबल करनी है उसको। बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए बच्चे की हड्डियां लंबी करनी पड़ेगी कि नहीं? दो तीन लोगों का ही वीडियो ऑन है, दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे। हड्डी लंबी होगी तभी हाइट बढ़ेगी ना, इसके अलावा तो नहीं होने वाली। तो हड्डी लंबी करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम, जो हम मानते हैं, पूरी दुनिया ही मानती है, डॉक्टर भी कहते हैं कैल्शियम के बिना हड्डी लंबी नहीं हो सकती। कैल्शियम माँ के दूध में है। अच्छा, कैल्शियम सिर्फ दूध में होता है क्या? आप पानी पीते हो ना हर रोज, वो पानी में भी कैल्शियम होता है। आप कोई भी पत्ती खाते हो, इसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। मीठा नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, उसमें तो दूध से 10 गुना कैल्शियम होता है। दूध में भी कैल्शियम है, कड़ी पत्ता में भी है, पानी पीते हो इसमें भी कैल्शियम है। अच्छा, अभी ठंडी की मौसम अभी अभी जा रही है, जाती है वापिस आ जाती है। तो ठंडी की मौसम में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? तिल का कचरिया। तो तिल भी कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। तो कैल्शियम कई जगह मिलता है, पानी से भी मिलता है, पत्तियों से भी मिलता है, दूध में भी है। लेकिन भगवान की व्यवस्था क्या है? कैल्शियम कभी सीधा हड्डी में नहीं जा सकता। शरीर को उसका उपयोग करना है कैल्शियम का, तो पहले कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो हड्डी में लग पाएगा, इससे पहले नहीं लगेगा। अब विटामिन खुराक में होते नहीं है,
लेकिन विटामिन जो बेस है, कैल्शियम जो है उसका विटामिन में कन्वर्जन होना चाहिए। तो हड्डी के लिए कैल्शियम में से कन्वर्ट हुआ विटामिन चाहिए, तो कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम दूध का, बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए दूध में कैल्शियम भगवान ने दिया है, लेकिन वो कैल्शियम सीधा हड्डी में नहीं जा सकता। वो कैल्शियम को कन्वर्ट करना पड़ता है विटामिन में। तो भगवान ने क्या व्यवस्था रखी देखो, बच्चा जब दूध पीता है तो मुंह में आता है, मुंह से उनके स्टमक में जाता है, और स्टमक में जब जाता है मुंह से, तो भगवान ने व्यवस्था क्या की है कि जैसे दूध मुंह में आया और स्टमक में गया, इमीडिएट ये दूध दही बन जाता है। इमीडिएट बच्चे ने दूध पिया, पेट में गया, इमीडिएट दही। मान लो बच्चे ने दूध पिया माँ का और उसकी पेट में गड़बड़ी है और उन्होंने मान लो उल्टी कर दी, वॉमिट कर ली, तो कभी दूध बाहर नहीं आता, क्या आता है? दही ही बाहर आता है। तो ये दही बनाया किसने? तो ये दही बनाने का काम करते हैं उनके बच्चे के मुंह में, और जो स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का काम है। भगवान ने छोटे बच्चे के मुंह में इतने बैक्टीरिया रखे हैं, उनके जठर में इतने बैक्टीरिया रखे हैं कि जैसे दूध पेट में गया इमीडिएट तुरंत दही। और ये दही बनाने वाले बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दूध का जो कैल्शियम है उसको विटामिन में कन्वर्जन शुरू कर लेते हैं, और वो विटामिन होके शरीर में जाता है, और शरीर में जाने के बाद वो हड्डी में जाता है। हड्डी लंबी होने लगती है, बच्चे की हाइट हर साल डबल होती जाती है। विटामिन भोजन में नहीं चाहिए, शरीर में विटामिन बनता है। आपकी मुंह की सलाइवा के बोतल बाजार में मिलेगी क्या? और मुंह की सलाइवा का बोतल बाजार में मिलता तो कोई पिएगा क्या? कोई नहीं पिएगा। जिस तरह मुंह की सलाइवा अपने मुंह में पैदा ही करनी पड़ती है, इसी तरह हमारे शरीर को चाहिए वो विटामिन्स हमारे शरीर में पैदा ही करने पड़ते हैं, वो खुराक में नहीं मिलेंगे। तो बच्चे ने दूध पिया, बैक्टीरिया भगवान ने रखे हैं, उन्होंने दूध को दही बनाया, बैक्टीरिया ने कैल्शियम को कन्वर्ट किया, हड्डी के लिए उपयोगी किया, हड्डी लंबी होती जाती है, बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है। लेकिन आजकल की गूगल माताएं, फैशन वाली माताएं अपना शरीर का दिखा शो बिगड़ न जाए, इसके लिए बच्चे को 1 साल होने से पहले पहले अपना दूध छुड़वा देते हैं, और वो दूध छुड़वाने के लिए वो दूसरी ऐसी टेस्टी चीजें उसको खिलाती है जिसके कारण वो माँ का दूध छोड़ दे और वो बाहर वाली चीजें खाना शुरू करे। और इसमें दूध की जगह वो देने लगती है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, ऐसी बाजारू चीजें मार्केट में मिलने वाली बॉटल पैक या तो बॉक्स पैक वाली वो खिलाना शुरू करती है। अब कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ये जितने भी ठंडे पीने हैं ये सब एसिडिक है।
अब बच्चा जब ये चीज पीता है तो उनके जठर में, उसके आंतों में जो बैक्टीरिया है वो मरने लगते हैं, मर जाते हैं। बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर विटामिन बनना बंद हो जाता है। तो 2-3 साल की उम्र के बच्चों को ऐसी गलत चीजें खिलाना शुरू हो जाता है। चॉकलेट भी ऐसी केमिकल वाली, प्रिजर्वेटिव वाली, शुगर, रिफाइंड शुगर, जो जहर है सब। घर में बनने वाली चीजें, जो सफेद चीनी को जब आप उबालते हो तब वो शुगर नहीं रहती है, वो सैक्रिन बन जाती है, वो जहर बन जाता है। तो ऐसी चीजें जब पेट में जानी शुरू हो जाती है, विटामिन बनना बंद हो जाता है, फिर हड्डी की लंबाई रुक जाती है। आप कोई भी 10वीं कक्षा की स्कूल में जाइए, जहाँ 10वीं कक्षा पढ़ाई जाती हो, ऐसी कोई भी स्कूल में जाओ आप, और वहाँ जाके 10वीं कक्षा के बच्चों की हाइट आप देख लेना। आप जाओगे तो आपको नवाई लगेगी, छोटे छोटे घेटे बकरे दिखाई देंगे। पहले के जमाने के हिसाब से जो 10वीं कक्षा की बच्चे की जो हाइट दिखनी चाहिए, वो आजकल के स्कूल में आप जाके चेक कर लीजिए, आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। तो इसके पीछे वजह क्या है? बच्चों के पेट में गलत खुराक जाने के कारण उनके आंतों में और स्टमक में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रियल में रहने चाहिए, नेचुरल, वो सारे खत्म हो जाते हैं। बच्चे बच्चे को शुगर वाली आइटम, चॉकलेट और आइसक्रीम सब कुछ खिलाते खिलाते बच्चा बार बार जब सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो ये पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाके बच्चों को ये बीमारी से बचने के लिए एंटीबायोटिक की दवाई भी खिलाई जाती है। अब एंटीबायोटिक खाएगा तो शरीर के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मरने वाले ही है, सीधा सा नियम है। और डॉक्टर कह रहे हैं हम बच्चों को बीमारी से बचा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बच्चों की जिंदगी आप खराब कर रहे हो एंटीबायोटिक खिला खिला के। उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती है। तो आजकल जो सबसे बड़ी बर्निंग इश्यू कोई है, तो छोटो बच्चों की हाइट से लेके माल न्यूट्रिशन। गुजरात के बच्चे बिहार के पीछे, कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे खड़े हैं पूरे इंडिया में। बहुत शर्मजनक बात है, बहुत बड़ी शर्मजनक बात है। तो गुजरात के बच्चे ज्यादा पैसों के कारण कुपोषित है, और बिहार के बच्चे गरीबी के कारण कुपोषित है। दोनों की इफेक्ट एक ही आ रही है, कुपोषण। तो दूध जो है, ये दूध अमृत तब तक है जब तक वो आंचल में है, और आंचल में से सीधा पेट में जाना चाहिए, तब तक वो अमृत है। दूध इतना सेंसिटिव है कि उसको कभी आप हवा में खुला नहीं कर सकते। जब हवा में खुला करते हैं तो इसके अंदर हवा के बैक्टीरिया घुस जाते हैं, उसको बिगाड़ना शुरू कर लेते हैं। इसीलिए डेयरी उद्योग में आप चेक कीजिए, गांव में जब दूध निकलता है, गाय भैंस का दूध निकालते हैं फार्मर्स, तो वो डेयरी में डालने जाते हैं। डेयरी वाला वहां उसी दिन, जो टैंकर नहीं आती है दूध लेने वाले के लिए, तो डेयरी वाला उसी दिन वो दूध को गर्म करके ठंडा करके स्टोरेज करके रखता है। दूसरे दिन टैंकर आती है, वो स्टोरेज किया हुआ दूध वो टैंकर में डाल के ले जाता है प्रोसेसिंग प्लांट पे। प्रोसेसिंग प्लांट में भी उसको स्टोर करने के लिए दोबारा गर्म किया जाता है, वो ठंडा करके और स्टोरेज किया जाता है। तीसरे दिन वही दूध का जब पैकेट करना है, पैकेज में पैकिंग करना है, 500 ml की पैकिंग में थैली करनी है, तो दोबारा तीसरी बार उसको गर्म किया जाता है,
ठंडा करके दूध की थैली में पैक किया जाता है। वो दूध थैली आपके घर की सोसाइटी के नाके तक, दूध की दुकान तक आ जाता है। आप सुबह सुबह में पैर में ठिकाना नहीं है, फिर भी चलते चलते दूध की थैली लेके घर आते हैं। जैसे घर आते हैं, कातर और तपेली तैयारी होती है। आप उसको काट के दोबारा उबाल के उसको ठंडा करके फिर फ्रिज में रखते हैं, और फिर शाम को जब चाय पीनी होती है तब वो दूध को दोबारा चाय बनाने के टाइम आप उबालते हो। कितनी बार दूध उबल गया? 4 से 5 बार। गन्ने का रस इस धरती का अमृत है। गन्ने के रस को जब गर्म करते हो तो देसी गुड़ बनता है। देसी गुड़ को और गर्म करते हो तो सफेद गुड़ बनता है। सफेद गुड़ को और गर्म करते हो तो सफेद चीनी बनती है। सफेद चीनी को और गर्म करते हो, उबालते हो तो सैक्रिन बन जाता है। सैक्रिन कायदेसर का जहर बन जाता है। गन्ने का रस 4 बार उबलने से सैक्रिन रूपी जहर बन जाता हो, तो जो दूध आपके घर आने से पहले 4-5 बार उबल के आया है और आपके घर आने के बाद भी जब तक रहता है तब तक हर रोज उसको उबालते हो और उबाल उबाल करके खाते हो, तो क्या ये अमृत खा रहे हो या जहर खा रहे हो? डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान कोई है तो दूध को बार बार उबालना, जहर बन जाता है। भगवान ने तो व्यवस्था क्या की थी, भाई छोटे बच्चे के लिए दूध है, बच्चे की माँ का दूध बच्चा पिए, बड़ा हो जाए फिर उसको दूध पीना नहीं है। 5 साल तक का बच्चा दूध पिएगा तो चलेगा, क्योंकि 5 साल तक उसके मुंह, उसके जठर में, उसकी आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इतनी बड़े ज्यादा होते हैं कि वो दूध जैसे पेट में गया दही बन जाता है। लेकिन 5 साल से जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उनकी छोटी आंत में ही सिर्फ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, जठर और मुंह और जठर में नहीं रहते। अब बड़ा व्यक्ति जब दूध पीता है तो वो दूध जठर से लेके छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में भी सही बैक्टीरिया होंगे तो उसका दही बनेगा, सही बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो फूड पॉइजन बन जाएगा, नुकसान करेगा। तो जो लोग बीमार होते हैं उनकी छोटी आंत में अच्छे बैक्टीरिया होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया होते तो बीमार भी नहीं पड़ता, और बच्चे अच्छे बैक्टीरिया नहीं है इसीलिए तो बीमार है। और जब वो बीमार व्यक्ति दूध पीता है, छोटी आंत में जाता है, वो छोटी आंत में खराब बैक्टीरिया ही है जो जहर कर लेता है। तो बीमार लोग जब दूध पीना चालू रखते हैं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। जब दूध को छोड़ देते हैं तो जल्दी ठीक होने लगते हैं। उसके पीछे की वजह ये है। अब अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया कैसे दूध को बिगाड़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया कैसे उसको अच्छा बनाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपको क्या करने का, 2 तपेली लेने की, इसके अंदर आपको दूध उबाल देने का। दूध को उबाल दिया, फिर वो ठंडा करने के लिए उसके ऊपर जारी छन्नी ढक दो, अंदर से गर्म हवा निकल जाएगी, 1-1.5 घंटे में ठंडा हो जाएगा। दोनों दूध ठंडे हो गए। अब आपको क्या करना है, एक के अंदर आपको थोड़ा पहले से दही डालना है, दूसरे में आपको कुछ नहीं डालना है। आप फिर उसको ढक के छोड़ दो। दूसरे दिन दोनों में दही बनेगा, लेकिन आपने जिनमें पहले से दही डाला हुआ था वो एकदम अमृत समान खाने वाला मीठा टेस्टी दही तैयार होगा। लेकिन आज जिस दूध में आपने कुछ नहीं डाला था वो दूसरे दिन फूड पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा, वो खाने लायक भी नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? किसने किया? क्यों ऐसा होता है कि बीज आप पहले से जिसमें दूध दही डाल के रखते हो वो खाने लायक रहता है, जिसमें आपने कुछ नहीं डाला वो दूसरे दिन जहर बन जाता है? क्या कारण है?
क्योंकि सब सर दूध उसमें में तो रहे बैक्टीरिया ना। नहीं होते हैं इसीलिए। दही के अंदर जो प्रोबायोटिक होता है वो नहीं रहता है वो वाले दूध में, इसीलिए। जी हाँ, यहाँ बस ये बात समझनी है आपको। पहले से आपने अच्छे बैक्टीरिया डाल दिया तो वो पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर लेंगे और दही भोजन करने लायक रहेगा। लेकिन आपने जिसमें आपने कुछ नहीं डाला और वो ठंडा हो चुका था, जब ठंडा हो जाता है तब हवा के बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं। और शहर में हवा में अच्छे बैक्टीरिया कभी नहीं मिल सकते आपको। क्यों? क्योंकि शहर में कम इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और शहर वाले घर में खाते हैं, घर में ही जाते हैं। तो घर में जब जाते हैं तो उसकी हवा, गटरों की हवा मकान के आसपास घूमती रहती है, गंदगी। और ये गंदगी वाले बैक्टीरिया जब आपका दूध ठंडा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, तब हवा में से अंदर घुस ही जाते हैं। अब यही प्रयोग आप हिल स्टेशन में करोगे जहां गंदगी नहीं है। वहां जिसमें आपने पहले से दही डाला था वो भी अच्छा दही बनेगा। मान लो आपने जिसमें कुछ नहीं डाला था, फिर भी वो फूड पॉइजन नहीं होगा। शहर में जितना जहर बन जाएगा इतना शायद वहां नहीं बनेगा। हिली एरिया में, हिल स्टेशन जहाँ फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है और लीलोतरी है, चारों गंदगी नहीं है, जहाँ ऐसी इलाकों में, तो वहां अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। शहरों में गंदगी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो शहर में हवा के बैक्टीरिया कभी शरीर के लिए उपयोगी नहीं मिल सकते। गांव में मिल सकते हैं जहां गंदगी का प्रमाण कम हो। तो डेयरी प्रोडक्ट में हमको दूध बच्चों के लिए है। बच्चा जब दूध पीता है तो दूध का दही बनता है। बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं बच्चों के आंतों में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके खून में भी बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया के कारण वायु भी बनता है। दही बनेगा, दही का वायु भी बनने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया का काम है खुराक खाना, वायु बनाते रहने का। और वायु के कारण स्वभाव चंचल हो जाता है। छोटा बच्चा आपको कभी बिना हाथ पैर हिलाया कभी नहीं मिलेगा। दुनिया के सारे बच्चों, किसी भी प्राणी के बच्चे का स्वभाव भगवान ने चंचल बनाया है। ये चंचलता क्यों है? क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है उनके शरीर के अंदर वायु प्रकृति रहती है, खून में भी वायु प्रकृति बढ़ती है और वायु के कारण स्वभाव चंचल हो जाता है। वो कभी स्थिर एक जगह बैठ नहीं सकते, वो हिलते रहेंगे। आप उसको गोड़िया, गुजराती में गोड़िया कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। आप उसके अंदर भी रखा है बच्चे को तो भी अपना हाथ पैर हिलाता ही रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। अच्छा, गाय के बछड़े को बांध के रखा है, आप छोड़ दो, क्या करेगा वो? भागम भागी करेगा, कूदा कूद करेगा, आपको पकड़ने भी नहीं देगा। तो दुनिया के सारे प्राणियों के बच्चे चंचल स्वभाव के इसीलिए है क्योंकि वो अपने माँ का दूध पीते हैं। और दूध का स्वभाव है वायु प्रकृति बनाना, चंचलता। और जब वो चंचलता होती है तब जाके डाइजेशन जल्दी हो जाता है। बच्चा हाथ पैर हिलाता रहता है तो उन्होंने जो दूध पिया है माँ का, वो फटाफट डाइजेस्ट भी हो जाता है। वो हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो आपको समझ लेना बीमार है। और उसको आप दूध पिलाओगे तो और बीमार पड़ेगा, ज्यादा बीमार पड़ेगा। क्योंकि वो जो दूध पिएगा, हाथ पैर हिलाएगा नहीं, डाइजेशन होगा नहीं, तो वो दूध और बिगड़ जाएगा पेट में रह के।
उसकी सडन और जल्दी हो जाएगी। तो उसको बीमारी में दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसको नहीं पिलाने से जल्दी ठीक हो जाता है। तो बच्चों का स्वभाव चंचल क्यों है? दूध के कारण। दूध वायु प्रकृति का जनक है। खून में वायु बढ़ता है, तो इसके कारण डेयरी प्रोडक्ट में दूध सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चा खेल कूद करना चाहिए, हाथ पग हिलाता रहना चाहिए जब जागता है तब तक। आपको दूध पीना है तो आपको भी बच्चों की तरह खेल कूदना पड़ेगा, तब जाके जल्दी डाइजेस्ट होगा। नहीं किया आपने कूदा कूद तो फिर वो दूध पेट में जाके वह नुकसान ही करेगा। अच्छा, दूध हवा में खुला कभी नहीं कर सकते, उसको सीधा आंचल में से सीधा पेट में डालना पड़ेगा। तो जो पुख्त लोग हैं उन लोगों को दूध पीना है तो आंचल में से डायरेक्ट पेट में डालना पड़ेगा, और डालने के बाद उसको उछल कूद करना पड़ेगा, तब जाके जल्दी डाइजेस्ट होगा। नहीं करेगा तो फंसेगा। अब हमारे शरीर के लिए विटामिन जो चाहिए उसका अद्भुत सोर्स है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के लिए भगवान कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ दही और मक्खन की लीला बताई। तो डेयरी प्रोडक्ट में खाने के लिए पुख्त लोगों के लिए दही मक्खन ही काम का है। दूध, चाय, कॉफी, घी ये सब वर्जित होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। घी भी नहीं खाना चाहिए। घी सिर्फ भगवान के दिए करने के लिए है और होम हवन के अंदर आहुति के लिए है। घी भोजन के लिए है ही नहीं। સર દહીં અત્યારે તો હવે દૂધ જે થેલીનું આવે છે એ જ વાપરવા સિવાય સિટીમાં કોઈ પાસે ઓપ્શન નથી, તો એ દહીં કેટલુંક અસરકારક રહે એમ आप પીવા जो दूध मिल रहा है सिटी में वो दूध खाओगे तो उसका फायदा कुछ नहीं है। उसी दूध का दही बना लीजिए तो फायदा ही फायदा है, नुकसान के चांसेस बहुत कम रहेंगे। સર આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં સવારે અમૃત અને સાંજે ઝેર, તો એ બરોબર છે? સવારે જ લેવું सही જોઈએ? बात है, लेकिन दही कितना खाना चाहिए? आप कोई तपेली में दूध भरा है उसका दही करना है तो कितना दही डालते हो इसके अंदर? થોડુંક જ बस। જી। तो भोजन के लिए वो इसी तरह चाहिए। आपने जो तपेली भर के भोजन खाया है उसको कन्वर्ट करना है दही में, तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए आपको 2 चम्मच ही चाहिए। आप 2 चम्मच खाइए, नुकसान नहीं है। कटोरा भर के खाओगे तो नुकसान ही है। उसका वॉल्यूम आपको देखना है, कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। सर अब आयुर्वेद में तो जो जिनको दुखावा की समस्या होती है तो उनको मना करते हैं, तो वो लोग दही खा सकते हैं क्या? ढीचन में दुखाव हो, कमर में दुखाव हो। हाँ, 2-2 चम्मच खा सकते हो, आप कटोरी भर के नहीं खा सकते। अब दुखावा का कारण अलग होता है, उसके पीछे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जो चर्बी युक्त पदार्थ है, दालें जो पका के खाते हैं उसके कारण सूजन और इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो बंद करना चाहिए। दही का नुकसान नहीं है, जो आप दाल पका के खाते हैं वो ज्यादा नुकसान कर रहा है। शरीर वो में एक अलग। वायु होने से भी सर शरीर में दर्द होता है। हाँ, ज्यादातर जितने भी पेन होते हैं शरीर में सब वायु प्रकृति के होते हैं। हाँ, तो वायु कम करने से भी दर्द खत्म तो हो जाते हैं दूध सर। आप पियोगे तो वायु बनेगा, दही खाओगे तो वायु नहीं बनेगा इतना, जितना दूध સર से वायु बनता है। सर સર लेकिन મારે दही એક खट्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। સર મારે अच्छा, એક उसकी વીક क्वांटिटी कम होनी चाहिए। સર મારે એક વીક થયું, આપણે આ જાણ્યું, હું આગળ વાંચતી હતી ને એટલે મેં ચા છોડી દીધી છે. બાય બર્થ ચાની ટેવ હતી, હવે ચા છોડી દીધી છે.
તો પણ એ ચાની ટેવ તો હવે છૂટી જાય છે, વાંધો નથી, પણ મારી ટેવ એવી છે કે રોટલી ખાઈએ કે ગમે એ વસ્તુ જમીએ આપણે તો સાથે કંઈક થોડુંક લિક્વિડ જોઈએ. ટેવ છે, સમજી શકું છું, પણ કંઈક लिक्विड में आप छाछ ले सकते हो ना। છાશ રાત્રે પીવાય સર? हाँ, मैं तो हर रोज पीता हूँ ઓકે. छाछ। देखो, बैक्टीरिया नुकसान कब करते हैं? जब वो भोजन ज्यादा गर्म हो जाता है, खट्टी छाछ खाते हो, खट्टा दही खाते हो, तब जाके वो नुकसान करता है। और इसके साथ जब प्रोटीन गर्म करके खाते हो, आप छाछ की थैली फ्रीज में से निकाल दो और धूप में रख दो 2 घंटे के लिए, क्या होगा? थैली का ફૂલાઈ જાય છે. फूल जाती है। किसने फुलाया? आपने बाहर से तो हवा नहीं भरी। સર રેગ્યુલર પ્રોટીન લેવું હોય આપણે તો બેસ્ટ શું આપણા नहीं, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि छाछ की थैली धूप में रखने से फूलती क्यों है। तो इसके पीछे वजह क्या है थैली कि गरम हुई जब छाछ धूप में रहती है, सुनो, जब छाछ को आप धूप में रखते हो सूर्य प्रकाश में, तो सूर्य का प्रकाश थैली के अंदर जाता है। प्रकाश अंदर जाने से अंदर गर्मी होने लगती है। गर्मी के कारण जो छाछ के दही का जो प्रोटीन होता है वो गर्म होने लगता है। अब प्रोटीन जैसे गर्म होता है तो दही के जो बैक्टीरिया है उसको तुरंत उसको खाने लगते हैं, और बैक्टीरिया दही को खाने, प्रोटीन को खाने लगते हैं, तो प्रोटीन खाने से वो वायु बनाते हैं, और जो वायु बनता है वो थैली में इकट्ठा होने लगता है, और थैली में से वायु को बाहर निकलने की जगह नहीं होती है, इसीलिए थैली फूलने लगती है। अब आपके शरीर में आपने मान लो छाछ खाई है, लेकिन साथ में आपने प्रोटीन पकाया हुआ खाया है, तो वो प्रोटीन, वो बैक्टीरिया उसको जल्दी वायु बनाने लगेंगे, फिर आपके वायु की प्रकृति और बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन सब कुछ बढ़ने लगेगा। तो समस्या पकाए प्रोटीन के कारण है, बैक्टीरिया के कारण नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया को आपने उत्तेजित किया, उसको ज्यादा एक्टिवेट कर लिया, क्यों? वो प्रोटीन गर्म करके खिलाया। तो प्रोटीन कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, उसको हमेशा अंकुरित करके ही खाना चाहिए। तो जिन लोगों को जॉइंट पेन की, सूजन की, वायु प्रकृति की समस्या है, इन्फ्लेमेशन की समस्या है, उन लोगों को बोलो प्रोटीन पकाया खाना छोड़ दे। मान लो खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी में चावल तो है लेकिन मूंग मत डालो, उसकी जगह सब्जी डाल दो। अब आप उसको छाछ के साथ खाइए, नुकसान कम रहेगा। लेकिन आप मूंग के साथ छाछ खाओगे तो प्रोटीन के साथ जब दही खाओगे, छाछ खाओगे, तो वायु ज्यादा बनाएगा। प्रोटीन कंटेंट यहाँ नुकसान करता है। तो सर रॉ फूड जब स्प्राउटेड खाते हैं हम, तो उसके साथ दही छाछ भी नहीं खाना है, कच्चे के साथ क्यों? खा सकते हैं ना? वो खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? गर्म है तो ही नुकसान करता है वो। नहीं 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 नहीं, प्रोटीन जब गर्म होता है ना तो हाँ। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बैक्टीरिया उसको जल्दी खाने लग जाते हैं, और खाने के बाद वायु बनाने लगते हैं। एक प्रोटीन ही ऐसा है, चर्बी गर्म करो उसको प्रोटीन बैक्टीरिया नहीं खा पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को गर्म करो इतना जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं खा जाएंगे जितना प्रोटीन को खा जाएंगे। इसीलिए तो जब आप दाल बनाते हो, दाल चावल, तो दाल सबसे जल्दी बिगड़ जाती है। लेकिन सर अंकुरित खाने से तो गैस भी बहुत बनती है, वायु बहुत बनती है। अंकुरित में जब आप अंकुरित करते हो तो जब पानी में रहता है तो पानी के कारण आपकी जो अंकुरित हुए जो है मूंग, उसके ऊपर एक चिकास का लेयर हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है। तो ये जो जम्स क्रिएट हो गए हैं अंकुरित करने के बाद, वो वायु करते हैं। तो ये जम्स के साथ आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, आपको उसको पहले नमक वाले पानी से उसको वॉश कर लेने चाहिए। एप्पल साइडर के पानी से आपको अंकुरित को वॉश कर लेने चाहिए, फिर आप खाइए, वायु नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कोई भी कच्ची चीज खाने से पहले
पूर्व शर्त क्या है? आपको जोरों की भूख और प्यास लगी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कच्ची की चीज खाई, चाहे आप अंकुरित खाओ या कच्चे फल खाओ या सलाद खाओ, आपको गैस बनेगी ही। नारियल पानी धरती का अमृत है, लेकिन नारियल पानी जैसे आपने नारियल को काटा, हरा नारियल को, तुरंत वो पी लेना पड़ेगा। और पीने के बाद आपके पेट में भूख प्यास नहीं थी तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। और भूख और प्यास जोरों की लगी है और आपने नारियल को काट के हरा नारियल का पानी पिया तो वो आपके लिए अमृत बनेगा। क्यों? क्योंकि भूख प्यास है, आपके जठर में कोई बैक्टीरिया नहीं है। आपने जैसे पिया तरत शरीर प्यास के कारण वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी गैस बनने से पहले बॉडी उसको खींच लेगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन आपका पेट भरा है, आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और आपने ऊपर से नारियल पानी पिया, तो आपके पेट के जो बैक्टीरिया है जो भोजन के साथ गए हैं वो तुरंत उसको बिगाड़ना शुरू कर लेगा और वायु तुरंत बढ़ जाएगी। फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, आपको बीमार करेगा। तो आपके लिए नारियल पानी जहर बन जाता है। तो जहर नारियल पानी नहीं है, आपके शरीर की स्थिति जहर वाली है। आपके पेट में गड़बड़ी थी, आपके पेट में खराब बैक्टीरिया थे और आपने नारियल पानी डाला, इसीलिए वो गैस बन जाती है। तो कोई भी कच्ची चीज खाने से पहले आपको भूख प्यास होनी चाहिए, और भूख प्यास रियल में करने के लिए हम 16 घंटे का पहले उपवास कराते हैं, फिर कच्चा खाने के लिए बोलते हैं। आप सुबह से दोपहर तक उपवास करो और फिर कच्चा खाओ, गैस की समस्या नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आप सुबह सुबह में ही कच्चा खाने बैठ जाओगे तो गैस बनेगी, क्योंकि रात का खाया पेट में पड़ा ही है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सड़ के और खराब हो चुका है, तो खाली हो जाना चाहिए। तब तक आपको कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अब आगे चाय के बारे में देखते हैं। इस धरती के अंदर चाय से मरने वाले लोगों की संख्या दारू पी के मरने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जितनी हॉस्पिटल सबसे ज्यादा चल रही है वो चाय पीने वालों की चल रही है, दारू पीने वालों की कम चल रही है। तो चाय कैसे नुकसान करता है उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। चाय लाए अंग्रेज हमारे देश में, लेकिन चाय अंग्रेज जो पी रहे उसकी क्वालिटी और हम जो पी रहे वो बनाने का तरीका सब जमीन आसमान का फर्क है। तो लाए अंग्रेज, लेकिन उसको जो बनाने का तरीका है हमारे लोगों का वो बहुत गलत है। अंग्रेज लोग चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं और चाय की पड़ी की को उबले हुए पानी के अंदर उसकी डुबकी लगवाते हैं, पड़ी की चाय की पड़ी की, और चाय का कलर और इसका स्मेल पानी में आ जाए इतनी बार ही उसको डिप टी करते हैं। डिप टी की बैग आती है ना चाय बनाने के लिए, वो अंदर ऐसे ऐसे कर लेते हैं। कभी चाय पत्ती को वो लोग उबालते नहीं है, फिर वही चाय को पीते हैं, और जरूरत पड़े तो दूसरे हर्ब्स ना डालते हैं इसके अंदर, या तो नींबू डालते हैं, लेकिन वो कभी चीनी नहीं डालते, चाय पत्ती उबालते नहीं, दूध भी नहीं डालते हैं। वो लोग ऐसी चाय पीते हैं। पुराने जमाने में हमारे देश में चाय थी ही नहीं। भगवान राम जब वनवास गए थे तो क्या चाय की किटली लेके गए थे? नहीं लेके गए थे। तो हम लोग जो चाय बनाते हैं वो चाय में क्या करते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं, इसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं। अच्छा, चाय के बागान आपने देखे हैं कभी? टीवी में देखे होंगे, रूबरू तो नहीं देखे हैं। आपने इसमें एक मार्क, रूबरू वो जोया बागान देखने के बाद आपको मार्क किया, चाय के बागानों को कभी कोई फेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके जंगल के जानवर भी नहीं खाते, गधे भी नहीं खाते। तो वो चाय पत्ती हम
चाय बनाते हैं तो उबालते हैं। अब चाय पत्ती जब उबालते हो तो चाय के अंदर टैनिन नाम का जहर होता है। वो उबालने से वो जहर चाय के पानी में आ जाता है। चाय की पत्तियों में टैनिन नाम का जहर होता है, कॉफी के अंदर कैफीन नाम का जहर होता है, और तंबाकू के पत्तों में निकोटीन नाम का जहर होता है। नाम देखो, टैनिन, कैफीन, निकोटीन, नाम एक जैसे ही है, पीछे एक सरखा नाम आ रहा है। ये सब चुड़ैल ही है। आप चाय पत्ती को उबालो तो टैनिन नाम का जहर आया, आप कॉफी को उबालो कैफीन नाम का जहर आया, आपने तंबाकू की पत्ती को उबाला तो निकोटीन नाम का जहर आया। ये सब जहर ही है। चाय पत्ती को कभी उबालना नहीं चाहिए। तंबाकू के खेतर को भी कभी फेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? उसको भी गधे भी नहीं खाते, और मनुष्य तंबाकू मुंह में भरा भरा के खाता है। कई लोगों को तो सुबह में यहाँ तंबाकू नहीं भराते तो पोटी नहीं होती है। तंबाकू खाएगा तब जाके पोटी होती है सुबह सुबह में। तो उन लोगों को तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई तू तंबाकू यहाँ भराए और पीछे असर करे, इससे अच्छा एक पीछे ही भरा दे तंबाकू, जल्दी पोटी हो जाएगी। मुंह में डालने की क्या जरूरत है, पीछे लगा दे। तो ये तंबाकू हो या चाय पत्ती, जो पत्तियां कोई शाकाहारी प्राणी नहीं खाता हो, वो पत्तियां हमारे शरीर के लिए कोई काम के नहीं है, इतना मान लो। तो हम चाय पत्ती को उबालते हैं, जहर बुलाते हैं। अच्छा, एक जहर कम पड़ रहा है, दूसरा जहर डालते हैं, चीनी, सफेद चीनी, शुगर। अब चीनी का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि गन्ने का रस अमृत है, गन्ने के रस को गर्म करो तो सफेद देसी गुड़ बनता है, काला गुड़। उसको और गर्म करो तो सफेद गुड़ बनता है, उसको और गर्म करो तो सफेद चीनी बनता है, उसको और उबालो तो वो सैक्रिन बन जाता है। जब आप चाय के अंदर, चाय बनाने के अंदर आप चीनी डालते हो, उसको उबालते हो तो सैक्रिन बन जाता है। तो एक चाय पत्ती का जहर आया टैनिन नाम का, चीनी उबालने के बाद सैक्रिन नाम का जहर आ गया, और दो जहर कम कर पड़ रहे। आप तीसरा क्या डालते हो? दूध डालते हो। और दूध आपके घर जहां आता है वो कितनी बार उबाल के आया हुआ आता है? आपके घर आने के बाद भी आप उबाल के रखते हो, फिर उबालते हो, कितनी बार उबलता है? तो वो भी जहर बन जाता है। आप चाय बनाते हो तो 3 जहर डाल के उबाल उबाल के सुबह सुबह में चुस्की लगाते लगाते आप पीते हो। बेड में ही बैठे बैठे पीने लगते हो। आप जहर पीते हो, कोई दिक्कत नहीं। समधी जी आए हैं तो उनको भी बिना चाय जाने नहीं देते हो। हाँ, मेहमान आते हैं तो बोलते हो बिना चाय थोड़े जा सकते हो, जहर तो पीना ही पड़ेगा। आपको जहर पीना है तो पियो, आपको दूसरे को जहर पिलाने का कोई अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया है। आप जितनी बार जितने लोगों को चाय पिलाओगे इतना पाप आपको लगेगा। अब आपके घर कोई मेहमान आए, गेस्ट आए, तो बोल देने का ये जहर हमको पीना नहीं है, आपको पीना है तो उबाल उबाल के दे दूं आपको। સર ચાના ઓપ્શનમાં તો બીજું શું બનાવીને પીવડાવાય? नींबू पानी दे दो, फल के रस दे दो, ग्रीन जूस बना के दे दो। हाँ, हमारे योगाहार में कई प्रकार की आइटम टेस्टी बना के, अरे कुछ नहीं तो छाछ पिलाओ। સર ઠંડીમાં जहर क्यों ઠંડીમાં पिलाते हो? શિયાળામાં सियारा में आप पानी ले लो, आप पुदीना ले सर लो, कावो पीवड़ा भाई, पत्ता कावो। डाल दो, आप तेज पत्ता डाल दो, आप काली मिर्च डाल दो, अदरक डाल दो, उसको उबालो, और काला जो देसी गुड़ है वो डालो, और उसको उबाल के इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के दे दो। તમને નથી આવતો અવાજ? टेस्टी चाय हो जाएगी, हर्बल टी। મને તો આવે છે।
चाय पत्ती, दूध और चीनी वाली चाय क्यों पिलानी है? आप बना के पियो, लोगों को पिलाओ, टेस्ट तो कराओ, वो भी अच्छी लगेगी। कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। तो ये चाय पत्ती हमारे लिए ऐसे नुकसान करती है। ये चाय के ऊपर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने रिसर्च किया है। तो चाय पर अलग अलग डॉक्टर्सों ने बयान दिए हैं। क्या दिए? डॉक्टर हेग एमडी है, वो कहते हैं चाय भोजन में सबसे जहरीला पदार्थ है और सबसे ज्यादा एसिडिक भी होता है चाय। डॉक्टर ओडी नेड कहते हैं चाय शराब से भी ज्यादा हानिकारक है। हाँ, गेस्ट आए तो एक पैक शराब पिला देना अच्छा है, लेकिन चाय का कप पिलाना ज्यादा नुकसान करता है। गुजरात में दारूबंदी है। हाँ भैया, फिर बोलना नहीं साहब ने बोला है शराब पिला। डॉक्टर जेब कहते हैं चाय पीने से थकान दूर नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। डॉक्टर एडमंड कहता है चाय से अनिद्रा होती है, याददाश्त कम हो जाती है, मूत्राशय की मूत्र रोकने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर JW मार्टिन कहते हैं चाय पीने से आंखों के नीचे कालापन, डिप्रेशन होता है। प्रोफेसर मेंडल कहते हैं चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड 2 गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर हंस कैसर कहता है चाय से बना घाव जल्दी ठीक नहीं होता। डॉक्टर कार्तिकेय बॉस कहते हैं चाय पीने से पेट खराब हो जाता है। डॉक्टर ग्रेन कलिस्ट कहते हैं बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी ज्यादा नुकसान करता है। महात्मा नारायण स्वामी कहते हैं चाय वीर्य को पतला बनाती है। महात्मा गांधी कहते हैं चाय ने हमारे हजारों पुरुष और महिलाओं की भूख बढ़ा दी है। भूख का मतलब है सेक्स। और डॉक्टर गिसमैन कहते हैं बीमारी, चिंता, भय, दिल की धड़कन, मस्तिष्क संबंधी रोग चाय से होते हैं। तो हर्बल टी आप बना सकते हो। यहाँ लिखा है स्वाद अनुसार दालचीनी, तुलसी, मुलेठी, इलायची, पुदीना, ये सब आप डाल के, नींबू डाल के, और देसी गुड़ डाल के टेस्टी खट्टी मीठी चाय आप बना के पी सकते हो। कॉफी में भी वही स्थिति है। पंचामृत कहता है रोग पके हुए भोजन से होते हैं, रोग प्राकृतिक भोजन से नहीं होते हैं। उपवास करने से रोग दूर हो जाता है। पशु का दूध और उसके उत्पाद बीमार लोगों को बंद करने चाहिए। और एनीमा हर रोज लेते रहना चाहिए। एनीमा की जगह तो डेयरी प्रोडक्ट में हम आगे उसको थोड़ा देखते हैं कि घी, मक्खन घी से अच्छा है। फिर भी कई लोग बोलते हैं घी खाना है तो कैसा खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए? तो पहले तो देसी गाय का दूध होना चाहिए। दूध का पहले दही बनाना चाहिए। दही का बिलोना करना चाहिए। बिलोना करने के बाद मक्खन निकलना चाहिए। मक्खन को जब आप उबालते हो तो पहली बार का घी बनता है। और जो पहली बार मक्खन गर्म होने के बाद जो घी बनता है वही सच्चा घी है। वो घी गर्मी की मौसम हो या कड़कड़ती ठंडी का मौसम हो, मक्खन गर्म करने के बाद पहली बार जो घी बनता है वो कितनी भी ठंडक में भी जमता नहीं है। तो वही सच्चा सही घी है। लेकिन वही घी को आप दोबारा गर्म करो, कड़कड़ती ठंडी की तो छोड़ो,
50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो घी जमने लगेगा। अब जो घी नॉर्मल टेम्परेचर में भी जम जाता है वो घी खाने लायक नहीं है। तो घी को कभी गर्म करके खाना नहीं चाहिए। घी गर्म करोगे तो कोई मतलब नहीं है। लोग देसी गाय की, गीर गाय की 3,000 रुपये किलो घी लाते हैं, उसका तड़का लगाते हैं और फ्राई कर करके खाते हैं मजा से। ये गुजराती में कहावत है ना, खातर ऊपर दिवेल। बस यही हालत है उन लोगों की। उन लोगों को ये पता नहीं है कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप घी की जगह मक्खन ही खा लो, क्या जरूरत है। अच्छा, जितने 5 साल से बड़े लोग हैं उन लोगों को दूध तो खाना ही नहीं चाहिए। दूध छोड़ देने से आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और दूध की जगह जब छाछ पीते हो तो कम छाछ में काम पूरा हो जाता है। तो जितना दूध आप पीते हो उतने दूध से 4 व्यक्तियों के लिए छाछ बन जाएगी, तो 3 व्यक्तियों का दूध बच जाएगा, चारों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और जो 3 लोगों का दूध बच गया वो हमारे देश की इकोनॉमी को डबल बूस्टर दे सकता है। हमारे देश की इकोनॉमी इतनी फास्ट और बड़ी हो जाएगी कि इतने पैसे बच जाएंगे कि वो पैसे से भारत अपने आप माला माल हो जाएगा, अपने आप। क्योंकि जितना दूध का कंजम्पशन है वो उसका 75% दूध बच जाएगा। और 75% दूध का वॉल्यूम, उसकी अमाउंट आप सोचो। क्योंकि 25% दूध से छाछ बनानी है, छाछ खाएंगे तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिल जाएंगे, पाचन डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बीमारी में फायदा हो जाएगा। और दूध पीते रहते हैं तो दूध का पैसा वेस्ट जा रहा है, गटर हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है और हॉस्पिटल का और दवाइयों का खर्चा का करोड़ों, लाखों करोड़ों का बजट इसके पीछे खर्च हो रहा है। देश को इसकी जरूरत है। लोगों को ये बोले दूध चाय कॉफी छोड़ो, दही मक्खन खाओ। दही थोड़ा सा ही खाना है और 2 चम्मच दही की जगह आप 1 कटोरी में 2 चम्मच दही डाल के उसकी छाछ बनाओ और छाछ पी लो भोजन के ऊपर, बात खत्म। तो हमारा भोजन, आइडियल भोजन क्या होना चाहिए? हर रोज हमारी थाली में कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो आपको आपकी थाली में 5 कटोरी लेनी है। 5 कटोरी में पहली 1 कटोरी होनी चाहिए हरी पत्तियों की चटनी, टेस्टी। दूसरी कटोरी में होने चाहिए अंकुरित नट्स और अंकुरित दालें, कठोर या तो नट्स, भिगोए हुए सिंगदाने, बादाम, अखरोट। तीसरी कटोरी में होने चाहिए सीजनल फ्रूट और सलाद। चौथी कटोरी में आप जो सब्जी बनाई है पकाई हुई वो। और 5वीं कटोरी में आपको जो अनाज खाना है, हो सकता है तो चावल, गेहूं को अवॉइड करो। गेहूं के अलावा कोई भी अनाज आप ले सकते हो। तो ये 5 कटोरी सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए आपकी थाली में। और ये 5 कटोरी भोजन करने के बाद लास्ट में 1 कटोरी ताजी छाछ, देसी गाय के दूध की बनाई हुई, दही की बनाई हुई ताजी छाछ 1 कटोरी आपको इसके ऊपर पीनी है। वो 2 चम्मच दही से बन जाएगी। सर, हम फ्रूट को खाने के साथ खा सकते हैं? बोलते हैं कि फ्रूट को अकेला खाना खा सकते चाहिए। हैं, क्यों नहीं खा सकते। लेकिन भोजन खाने से पहले आपको भूख प्यास होनी चाहिए। आप बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से समय के साथ आपको भूख लगी और भोजन करने बैठोगे तो ये सारा नुकसान है। वो पकाया होगा या कच्चा होगा, सब नुकसान ही है।
उसका कोई फायदा नहीं। तो बायो क्लॉक की भूख नहीं होनी चाहिए। सच्ची भूख लगने के बाद, प्यास लगने के बाद आप ये भोजन करने बैठो, और जितना भोजन पेट में जाता है उतनी आपकी मुंह की सलाइवा भी साथ में जानी चाहिए, तो कोई नुकसान नहीं है। सारे लोग अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो जो लोग बीमार है, जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उन लोगों को एक टाइम का उपवास कर लेना चाहिए। सबसे उत्तम उपवास सुबह से दोपहर का है। हाँ, अगली रात शाम को खाया है, दूसरे दिन उठ के दोपहर तक कुछ खाओ पियो नहीं, दोपहर को जोरों की भूख प्यास लग जाएगी, अब जाके आप रॉ फूड खाइए, चटनी खाइए, स्प्राउट खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट खाइए, सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी आंतों की, पेट की सफाई, खून की सफाई 16 घंटे के उपवास से हो जाएगी, आपका शरीर में समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप उपवास नहीं करोगे तो कच्चा नहीं खा सकते हो। उपवास बहुत जरूरी है, और एक टाइम उपवास करने से अनाज भी बच जाएगा। देश का कितना अनाज बचेगा? देश के सारे लोग एक टाइम खाना छोड़ दे तो सोचो, पेट्रोल अभी 100 रुपये बिक रहा है ना, वो 50 रुपये में अपने आप आ जाए। क्यों? क्योंकि सरकार को इतने पैसे बच जाए। तो हम अपनी महंगाई हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। देश की महंगाई हम खुद कर रहे हैं। क्यों? तीनों टाइम खाते हैं, दूध पीते रहते हैं, दूध का बाजार का में से पैसा खड़ा करना है, इसकी जगह हम खुद ही खा जाके है और गटर कर लेते हैं। अपनी ही समृद्धि हम खत्म कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ दही मक्खन की ही बताई। उसको ध्यान में रखो। भगवत गीता जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी उसकी लीलाएं भी महत्व की है। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं है, लोगों तक पहुंचानी है, तब जाके उसका फायदा मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। સર ठीक है। તમે ભોજનમાં પાંચમી વાટકી અનાજ એટલે એ શું અનાજ એટલે? इसमें आप चावल खा सकते हो, मिलेट खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, जो भी खाना है। अनाज में ग्रेन्स आ गए। અચ્છા, ઓકે, એટલે ઘઉં, બાજરો, જે પણ કંઈ ગણી શકાય हाँ, ને? गेहूं को हो सकता है तो अवॉइड करो। હા, ઘઉં को avoid करो। सर એની गेहूं को भी तो अंकुरित करके और फिर उसको सुखा के आटा बना के खाया जा सकता है, क्योंकि उससे ग्लूटेन कम हो जाता है। हाँ, गेहूं रियल में सही तरह खाना है तो उसको अंकुरित करना पड़ेगा। अंकुरित करने से उसका ग्लूटेन खत्म हो जाता है। फिर आपको उसको सुखाना पड़ेगा, अंकुरित को, और सूखने के बाद उसका आटा बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसकी चपाती बनाओ। वो सबसे उत्तम है। क्योंकि उसमें ग्लूटेन आधा हो जाता हाँ, है एंड प्रोटीन नुकसान बढ़ करता जाता है है। ग्लूटेन। तो ग्लूटेन और- ग्लूटेन से बचने के लिए उसको अंकुरित करना जरूरी है। हाँ, और प्रोटीन भी बढ़ जाता है अंकुरित होने से। हाँ, अंकुरित करने से सब कुछ बढ़ जाता है, फाइबर भी बढ़ जाते हैं ना। सर, आपने जो बोला दूध, मिल्क नहीं पीना चाहिए, वो रीजन आपने समझाया कि वो कितनी बार गर्म होता है, थैली में पैक होके आता है इसलिए। लेकिन अगर डेयरी से आता है डायरेक्ट, जो આપણે એમ કહીએ ને પેલા તબેલેથી સીધું ડાયરેક્ટ हाँ, આપે થેલીમાં नहीं, तो ये वो 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हो, बड़े के लिए नहीं है। क्योंकि आपके जठर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं है, आपकी आंतों में है, छोटी आंतों में। अब आप दूध पियोगे और छोटी आंत तक जाने से पहले, और छोटी आंत में गंदगी पड़ी है, तो वो गंदगी वाले बैक्टीरिया दूध को अच्छा नहीं बनाएंगे, वो और गलत बनाएंगे। तो इससे अच्छा है छाछ पियो, तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, नुकसान से बच जाओगे, और फायदा डबल हो जाएगा। अच्छा, पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि छाछ कम पैसों में चल जाएगा, और दूध का पैसा 3-4 गुना लग जाएगा। दही, सर, और छाछ, मक्खन ये बड़े लोग खा सकते हैं सर। एक मिनट, छाछ और लस्सी सेम नहीं, પેલામાં दही के मक्खन सब खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। છાશ અને લસ્સી બંને સરખું કહેવાય સર?
नहीं, छाछ और दही सेम कहते हैं। लस्सी लस्सी। लस्सी, हाँ लस्सी भी खा सकते हो, लेकिन लस्सी में कफ प्रकृति नहीं होनी चाहिए लस्सी खाने वाले को। अच्छा, हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तब पंचामृत बनाते हैं, क्यों? पंचामृत ये धार्मिक नहीं है, साइंटिफिक है। तो पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, घी। शहद होता है, घी, शहद होता है और शक्कर। और शक्कर। शक्कर, शहद है तो शक्कर नहीं, नहीं, गुड़ पांच। है तो शक्कर नहीं डालना चाहिए। સર તો પાંચ વસ્તુ કેવી રીતે થાય? એ જ ને। કઈ तुल, પાંચ વસ્તુ? तुलसी पत्ता डालते हैं सर, तुलसी तुलसी, पत्ता। तुलसी होती है ना। પણ એ તો દરેક પ્રસાદમાં ઉપર મૂકીએ છીએ, એટલે પંચામૃતમાં તો 5 વસ્તુ ગણાય ને। એ તો તુલસી તો આમ જ ઉપર આપણે પ્રસાદ કઈ પણ બનાવીએ તો મૂકીએ ને ઉપર। मेन जो चीजें है इसमें दूध है, दही है, शहद है, ये घी। 3 तो मेन है। हम्म। ठीक है। अब दूसरी तुलसी होती है, इसके अलावा कोई चीज होती होगी। ઘી ઘી घी घी। घी भी डालते हैं। ઘી અને અને ખડી સાકર। हाँ, हाँ घी। हाँ। ठीक है। तो ये 5 चीज हो गई। अब इसमें मेन रोल किसका है? दूध। दही और शहद का। क्यों? क्योंकि दही के जो बैक्टीरिया है वो शहद की जो मिठास है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको खा के उसकी कॉलोनी एकदम बूस्ट करेगी और बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसमें से जो बैक्टीरिया बनेंगे, और भगवान की सेवा पूजा यानी आप जिस जगह बना रहे हो वहां एक भगवान की सेवा पूजा के कारण वो जगह में एक ऑरा होता है, और उसके कारण जैसे आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ करने से यज्ञ की जगह के आसपास के 100-200 मीटर के आसपास के अंदर जो वातावरण पवित्र हो जाता है, तो पवित्र वातावरण में पवित्र बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो पंचामृत है वो हमारे शरीर के लिए अद्भुत टॉनिक होता है। ये अंधश्रद्धा का सब्जेक्ट नहीं है। तो दही बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए, विटामिन्स बनाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए सबसे उत्तम है। हर शरीर बैक्टीरिया से ही टिकता है। आप देखो, जिन लोगों के शरीर में जब एंटीबायोटिक ज्यादा डोज डाला जाता है, कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, उन लोगों के शरीर में कई प्रकार की अलग नई नई समस्याएं खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में सही बैक्टीरिया ही नहीं रहे। अच्छे बैक्टीरिया नहीं रहे तो विटामिन बनना बंद हो गया, और शरीर की सारी सिस्टम, शरीर के सारे टिश्यू सेल को मेंटेन करने के लिए विटामिन चाहिए, वो बनना ही खत्म हो गया। फिर नई नई समस्या खड़ी हो गई। ये ऐसे जिन लोगों के शरीर में ऐसी समस्या आई है एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से, उन लोगों को दही के बैक्टीरिया का, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का अमल शुरू कर लेना चाहिए। डॉक्टर खादिरवली यही तो काम करते हैं। वो मिलेट को पकाते हैं, उसके अंदर प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरी रात कपड़ा बांध के उसको छत पे रखवा देते हैं। हवा के अच्छे बैक्टीरिया अंदर घुस के उसकी इमली बन जाती है और इमली पिलाते हैं। तो वो क्या है, बैक्टीरिया तो पिलाते हैं वो। जब अच्छे बैक्टीरिया बनने अंदर बॉडी में जाने लगते हैं तो इसके विटामिन बनने लग जाते हैं, शरीर का मेंटेनेंस अपने आप शुरू हो जाता है, शरीर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर खादिर वाली पकाया खिलाते हैं और लोगों को बैक्टीरिया और विटामिन बना के ठीक कर रहे हैं, और रॉ फूड में भी बैक्टीरिया फूड के साथ आ जाते हैं। સર અત્યારે कोई કાંજી બહુ કહે છે બધા, कोई કાંજી। भी फूड आप ले लो, रॉ फूड, खट्टे के अलावा, खट्टा भी आप आम को, आम जब पेड़ से जब उसका पकने का जब टाइम होता है तो आम अपने आप गिर जाता है पेड़ से। अब पेड़ से जब आम गिर जाता है तो उसका जो जो जहां से वो आम के साथ चिपका हुआ था, जो टिंडा बोलते हैं उसको, तो वहां से बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं।
तो आम जब गिरता है तब खट्टा होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, फिर उसको अंदर मीथेन वायु खा के, भोजन खा के मीथेन वायु बनने लगता है। तो वो मीथेन वायु फिर अंदर जाके जो खट्टा आम है उसको स्वीट में कन्वर्ट करना शुरू कर लेता है, मीठा बनने लगता है। तो ये कोई भी फल हो, उसका आप केला भी है तो केला के ऊपर का जो उसका जो नाका है उसको आप टेप से बंद चिपका दो, तो उसकी जो पकने का जो टाइमिंग है वो लंबा हो जाएगा, जल्दी आसानी से नहीं पकेगा। आप आम के ऊपर भी ऐसी सेलो टेप चिपका दो तो फिर वो पकेगा नहीं, और पकेगा तो लंबे टाइम पे पकेगा, और फिर उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर बैक्टीरिया नहीं गए हैं। तो हमारे शरीर के लिए पूरी दुनिया बैक्टीरिया से जिंदा रह पाती है। तो ये गट बैक्टीरिया, जो पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके पास भी एक मगज होता है। आपके शरीर को क्या चाहिए, कैसे कितने प्रकार के विटामिन चाहिए, किस तरह उसको देना है, सारा काम ये गट बैक्टीरिया करते हैं। उनके पास खुद एक मगज होता है, और वो ईश्वर की कृपा से ये सब होता रहता है। सर कांजी में जे ये कांजी बुद्धिशाली लोगों ने ये दवाइयां बना बना के अपने गट बैक्टीरिया को खत्म कर लिया है, इसीलिए बीमारियां इतनी बढ़ चुकी है। अब शरीर के लिए बैक्टीरिया जितने काम के हैं, उतने ही बैक्टीरिया खेतों के लिए भी काम के हैं। गाय भैंस का दूध में से बना हुआ दही मक्खन शरीर के लिए उपयोगी है, तो गाय भैंस का गोमूत्र और गोबर, इसमें से जो बैक्टीरिया बनते हैं उसको जीवामृत कहते हैं। और वो जीवामृत जब खेतों में डाला जाता है तो खेतों में रोग कम आते हैं, पाक में फसल में रोग कम आते हैं, उत्पादन ज्यादा होता है, जो उत्पादन होता है वो टेस्टी भी होता है इतना। तो खेती को बचाने के लिए भी गाय की जरूरत है, शरीर को बचाने के लिए भी गाय की जरूरत है। और गाय इसीलिए 33 कोटि देवताओं का स्थान बताया गया है। हमारे शास्त्रों ने ऐसे गाय को भगवान का स्वरूप नहीं दिया है। गौ सेवा का महत्व इसीलिए दिया हुआ है। तो हमारे देश को प्राकृतिक खेती करने के लिए गाय की जरूरत है, उसके गोबर और गोमूत्र की जरूरत है, और शरीर पब्लिक के हेल्थ के लिए यही गाय के दूध में से बना हुआ दही मक्खन की जरूरत है। दूध की जरूरत नहीं है, दूध में से कन्वर्ट करके उसका उपयोग करना है, सीधा दूध नहीं पीना है। दूध होगा तब दही बनने वाला है। दूध चाहिए, लेकिन दूध सीधा कभी खाना नहीं है आपको। सर ये गाय के दूध का दही बनाओ तो हम्म। मेरा तो डायरेक्ट दूध आता है गाय के यहाँ से ही, तो उसको एक बार गर्म करने के बाद दही बनाए, मलाई निकालने नहीं के बाद, या नहीं नहीं डायरेक्ट? नहीं नहीं, ज्यादा गर्म मत करो, ओके, थोड़ा तो सा मैं वार्म डायरेक्ट। करो। इसीलिए हमको करना है कि थोड़ा सा वार्म करने से क्या होगा, आप जो दही डालते हो अंदर, तो वार्म होने से उसमें जो दही डाला है उसके जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ फास्ट हो जाएगा और जल्दी दही बन जाएगा। दूसरे हवा के बैक्टीरिया अंदर घुस जाए और उसको जल्दी दूसरे बैक्टीरिया उसको बिगाड़ ले, इससे पहले अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ बन जाए और सही अच्छा दही बन जाए, इसके लिए थोड़ा सा वार्म करना है। उसको ज्यादा वार्म नहीं करना है, उबालने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूध देसी गाय का होना चाहिए। दूध तो देसी गाय का ही होना चाहिए, वो जर्सी वाला भी नहीं होना चाहिए, और भैंस का तो खाना ही नहीं है। सर मेरे घर देसी गाय का ही आता है, पर मैं उसको गर्म करती हूँ, मलाई निकाल के, फिर फैट कम हो जाए इसी, उसके बाद मैं नहीं दही नहीं, जमा। आप बिना उबाले, जब वो जो फैट है ना उसका, ओके ओके, दूध का, हाँ वो हाँ। बिना उबले हुआ जब मक्खन बनेगा ना, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके सर। सर पनीर, पनीर खवाए? पनीर में प्रोटीन होता है। नहीं, दूध से ही घर पे बनाया हुआ। बना के खाइए, लेकिन प्रोटीन जो होता है ना, वो प्राणी जन्य प्रोटीन शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वेजिटेरियन प्राणी के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन चाहिए, वेज प्रोटीन चाहिए, एनिमल प्रोटीन नहीं चाहिए, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो दूध का जो प्रोटीन है
वो जब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसको दही में कन्वर्ट करते हैं तब जाके वो शरीर के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ आप पनीर बनाने के लिए दही नहीं बनाते हो, सीधे दूध को फाड़ देते हो, फिर उसका प्रोटीन बनाते हो, पनीर बनाते हो। दही का प्रोटीन तो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस खा जाते हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसको कन्वर्जन कर लेते हैं ना, जो दूध का जो प्रोटीन है उसको कन्वर्जन हो जाता है, तो रियल नहीं रहता है वो प्रोटीन। लेकिन यहाँ पनीर में तो क्या हुआ, वो तो सीधा दूध का प्रोटीन सीधा पनीर में आ गया, कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ ना, तो वो अच्छा नहीं है पनीर। सर कभी कांजी कभी बना के कोई दिन खाओ, हर रोज नहीं होना चाहिए। સર કાંજી જે બનાવે એમાં બેક્ટેરિયા કે છે એ કરી શકાય લઈ શકાય અને कैसे કેવી રીતે? बनाते हैं? સર એટલે એ જ પૂછું છું કે કેવી રીતે ને કઈ રીતે એમ। कांजी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, आप कांजी कैसे बनाते हो बोलो तो मैं बोलूंगा कि ये सही है गलत है। સર जनरली એ આથો कांजी આથો को सर લાવવાનો, बनाने के लिए આથો सर આથો લાવવાનો। आथा लाओ अच्छा है, लेकिन आथा हवा में से नहीं आना चाहिए। सर બરણીમાં मैं પેક બરણીમાં પેક કરીને 2-3 દિવસ રાખવાનો। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले के जमाने में गांव में जो अचार बनाते थे, तो अचार का मूल उद्देश्य यही है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उसका उद्देश्य यही था। तो पहले के जमाने में क्या था, एटमॉस्फेयर में इतनी गंदगी नहीं थी, वातावरण शुद्ध थे। लेकिन जहां हवा के बैक्टीरिया संपर्क में आते हैं, तो ये डॉक्टर खादिर वाली की जो पद्धति है कि भी इमली बनाओ और खाओ, तो वो गांव वालों के लिए अच्छा सक्सेसफुल है। लेकिन शहर वालों के लिए इमली बना के खाना मेरे हिसाब से फायदा तो मिलेगा, लेकिन जो शुद्ध वातावरण में इमली बनती है, इतना फायदा शहर की गंदगी वाले इलाकों में नहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि और शहर सर में तो चारों कांजी साइड गंदगी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। कांजी जिसको हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो वो नहीं पी सकता है सर, और वो आधा कप से ज्यादा पीना भी नहीं चाहिए। जिसको अल्सर का प्रॉब्लम है वो भी कांजी नहीं पी सकता सर। खट्टी चीज है तो अल्सर वाले को तो नहीं पीनी है। खट्टी नहीं सर, सॉल्ट भी आता है। वो एक्चुअली बीट और कैरेट को काट के फिर उसमें पानी डाल के फिर उसमें वो सरसों, येलो सरसों आती है ना, वो सॉल्ट और रेड पाउडर वो सब डाल के उसको 3 दिन धूप में रखा जाता है। फर्मेंट करना। सॉल्ट से तो बैक्टीरिया कैसे बनेंगे, सॉल्ट मैं में तो वही बोल रही हूँ सर, और सोशल मीडिया में तो इतना चलता है कि कांजी पियो, वो प्रोबायोटिक है सर, और उसमें तो वो ऑलरेडी तो सॉल्ट छाछ, मैं तो बोलता हूँ आपको दही खाना है, छाछ खा रहे हो तो नमक मत डालो, नमक નાચી डालोगे तो નાચની बैक्टीरिया सारी मर जाएगी, कोई मतलब नहीं रहता। सर નાચની एक्चुअली નાચની પણ કાંજી બનાવે सर છે। मैं सर एक्चुअली मैंने मॉडर्न डाइट और आयुर्वेदिक डाइट का भी कोर्स किया है। तो सर उसमें तो ऐसा बोलते हैं कि दही अकेला खाना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर संस्कार करके खाना चाहिए। नहीं, दही की क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए जितनी दही की आवश्यकता होती है उतनी ही हमारे भोजन के साथ दही जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसकी एक मर्यादा में होना चाहिए, आप ज्यादा लोगे तो फिर ओवर ईटिंग हो जाएगा, और अति सर्वत्र वर्ज्यते। हमारी सर मैं क्या बोल रही हूँ हाँ, सर, 2 चम्मच आप दही खाओ और हम्म, वही 2 चम्मच की छाछ पियो, तो छाछ सेम ज्यादा बैक्टीरिया फायदा रहते वाली हैं। है। हाँ, सेम बैक्टीरिया रहते हैं ना सर उसमें, सेम प्रोबायोटिक रहेंगे, सेम। लेकिन छाछ के कारण क्या होगा, लिक्विड ज्यादा रहेगा, तो भोजन के साथ अंदर ज्यादा मिक्स हो जाएगा, भोजन के अंदर कई जगह पहुंच जाएगा, तो जहां जहां वो पहुंचेगा वहां उसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। आप सीधा दही खाओगे तो एक जगह पड़ा रहेगा, उसके बैक्टीरिया आपके सारे जो भोजन खाया है इसमें सब जगह वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। सर जिसकी कफ प्रकृति हो तो अगर उसको छाछ पीनी हो तो दो उसमें तो चम्मच या एक कटोरी छाछ पीने में दिक्कत नहीं है।
ओके सर, तो उसमें कुछ डाल के पिए तो वो कफ नहीं कम नहीं, बन। कुछ डालने की जरूरत नहीं है उसको। सिर्फ खट्टा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जीरा पाउडर या फिर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। बैक्टीरिया के ओके साथ कुछ देने की जरूरत नहीं। आप डाल सकते हो तो मीठी चीज डालो तो बैक्टीरिया ग्रोथ और बढ़ेगा। स्वीट से बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी बढ़ता है, तो स्वीट अच्छा रहेगा। ये जो लस्सी होती है ना, मीठी होती है। अब पंजाबी लोग देखिए, मोटे हो गए, वो इतने मोटे होते हैं लेकिन बीमारी नहीं होती। और जो दुबले पतले होते हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता है, क्योंकि उनके जो जो लोग मोटे हैं उन लोगों की चर्बी, ये लस्सी ज्यादा पीते हैं पंजाबी लोग, तो लस्सी के कारण उनके शरीर में प्रोबायोटिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा रहती है कि वो शरीर मोटा होगा लेकिन बीमारी नहीं होगी उसके अंदर ज्यादा। वो मीठी लस्सी ज्यादा पीते हैं वो लोग, पूरा बड़ा बड़ा ग्लास पीते हैं। सर कई लोग दूध में छाछ मिक्स करके तुरंत पीते हैं, तो वो सही है क्या? कोई बात नहीं, दूध का तो दही बनना है। हाँ, कई की हाँ, ऐसी आदत है कि दूध हाँ, तो अकेला नहीं खाएंगे। पी सकते हैं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा है ना? हाँ, ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म कर